तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हमारी फिफ्थ क्लास, और फिफ्थ क्लास में होगी आज हम पढ़ेंगे ईसीजी। ईसीजी आपका मेडिसिन का एक स्टेशन होता है, लाजमी आता है ये, ठीक है। तो ईसीजी की इंटरप्रिटेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो भी एग्जामिनेशन, जो भी काम आपने करना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी, ठीक है। तो ईसीजी के 10 स्टेप्स हैं, उनको आपने स्टेप बाय स्टेप याद करना है और आप उनको ईसीजी इंटरप्रेट करते जाओगे। अब ईसीजी आपके पास एक एग्जाम में स्टेशन कैसा होता है, आपको एक स्टेशन पे आप जाते हो, एग्जामिनर आपके सामने बैठे होते हैं, आपको एक तस्वीर दे दी जाती है, पेज दे दिया जाता है, उस पर एक ईसीजी की स्ट्रिप होती है और 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं ईसीजी के। पहला क्वेश्चन होता है कि आप ईसीजी की फाइंडिंग बताएं, दूसरा क्वेश्चन होता है आप इसका डायग्नोसिस बताएं, तीसरा क्वेश्चन होता है इसकी ट्रीटमेंट बताएं, और चौथा क्वेश्चन प्लस माइनस है कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, ठीक है, या कॉजेज़ के हवाले से वो पूछा जा सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट ईसीजी इंटरप्रिटेशन हैं वो पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं ईसीजी बेसिक्स। ईसीजी आपने सबने देखी हुई होगी। अब ये सिंपल सी एक ईसीजी की डायग्राम है जिसमें हम क्या बोलते हैं, PQRS T। ये P वेव होती है आपके पास, ये Q, ये R, ये S और ये T। P वेव, QRS कम्प्लेक्स एंड T वेव। P वेव आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, और QRS आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, और T वेव वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन आपके रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे ईसीजी बेसिक्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी ना ईसीजी इलेक्ट्रोड्स के हवाले से। ईसीजी इलेक्ट्रोड हाउस जॉब की हुई होगी आपने किसी ने, तो वहाँ पे आपने ईसीजी की इलेक्ट्रोड को, ईसीजी लीड्स को प्लेस किया होगा। तो सबसे पहले आपके पास होती हैं 4 होती हैं लिम्ब लीड्स आपके पास होती हैं, जिनका जो 4 कलर की होती है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक कलर की, ठीक है। तो इनको आपने एक निमोनिक से याद रखना है, रीड योर ग्रीन बुक या रीड योर गुड बुक, ठीक है। उसकी प्लेसमेंट कैसे होती है, यहाँ से राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, रीड योर गुड बुक, रीड योर ग्रीन बुक। मतलब जो रेड कलर की लीड होगी वो आप कहाँ प्लेस करोगे, राइट आर्म पे, और जो येलो कलर की लीड होगी वो आप कहाँ प्लेस करोगे, लेफ्ट आर्म पे, और ग्रीन कलर की आप लेफ्ट फुट पे, और ब्लैक कलर की आप करोगे राइट फुट पे। ऐसे जाना है आपने, ठीक है। ये होगी आपकी लिम्ब लीड्स। लिम्ब लीड्स कितनी है आपके पास, 4, और उसका निमोनिक क्या है, रीड योर ग्रीन बुक या गुड बुक। इस हवाले से आपने याद करनी है। दूसरी चीज है आपके पास चेस्ट लीड है। चेस्ट लीड कितनी होती हैं, 6। उसको हम याद रखते हैं, उनका नाम है V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। अब ये 6 लीड्स होती हैं, इन 6 लीड को आपने चेस्ट पे प्लेस करना होता है, लगाना होता है। अब कैसे लगाना होता है, एक एक लीड को, जो V1 लीड है ना आप प्लेस करते हैं राइट 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे। कौन सी, राइट 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे। और V2 जो है लेफ्ट 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे। V3 आप स्किप कर देते हो। उसके बाद आप प्लेस करते हो V4 आप कहाँ लगाते हो, एपिक्स बीट पे या माइट्रल एरिया पे। माइट्रल एरिया कहाँ पे होता है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे। और V3 रह गई थी जिसको हमने प्लेस नहीं था किया, वो हमने कहाँ लगानी है, इन बिटवीन V2 एंड V4, मिडवे बिटवीन V2 एंड V4। अब बात रह गई V5 और V6 की। V5 आप लगाते हो 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, और V6 आप लगाते हो 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेटरल एक्सिलरी लाइन, ठीक है। अब इंटरकोस्टल स्पेसिस का तो आपको पता है, जो हमारी रिब्स के दरमियान जो स्पेसिस हैं, ठीक है। तो आप उनको काउंट करते हो, स्पेसिस को काउंट करते हो। स्पेसिस को काउंट आप बिलो क्लेविकल, हमारी फर्स्ट रिब स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद फर्स्ट स्पेस,
उसके बाद सेकंड रिब, उसके बाद थर्ड सेकंड स्पेस, ये ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो। या दूसरा तरीका है आपके पास, ये हमारी जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम के ऊपर हम इधर आ रही होती है हमारे पास मैनुब्रा स्टर्ना, एक एनाटॉमिकल पार्ट होता है, ठीक है। उसी के साथ ही ना आपकी जा रही होती है दूसरी रिब, उसके नीचे क्या होगी सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल, यहाँ से आप कंटिन्यू करके फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जा सकते हैं। और वहाँ पे आपने क्या प्लेस करनी है V1। फिर इसी उसके अपोजिट ये हमने राइट साइड पे प्लेस कर दी, लेफ्ट साइड पे आपने V2 प्लेस कर दिया, V3 को छोड़ देना, V4 आपने अप्लाई करनी है एपिक स्पीड पे माइटल एरिया पे। वो हमारी कहाँ पे है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, मिड क्लैविकुलर लाइन, ठीक है, मिड क्लैविकुलर लाइन। फिर V3 आप स्किप कर गए थे, उसको V2 और V4 के मिडवे लगा देना। V5 आपने फिफ्थ, अब हमारी जो वो हैं रिब्स हैं ऐसे जा रही है ना पीछे को, ऐसे जा रही है ना, पल कर लो, ये आपकी है माइट्रल एरिया आपके पास। तो यहाँ आपने क्या प्लेस की थी P4, यहाँ पे आपने ये मिड क्लैविकुलर लाइन पे आ रही थी, और इसी स्पेस में आपने प्लेस कर देनी है क्या V5 मिड एक्सिलरी लाइन पे, वो थोड़ी सी इधर चली जाएगी। V6 आपने अप्लाई कर देनी है इसी लाइन पे, यहाँ पे ये लेटरल एक्सिलरी लाइन पे। तो इस तरीके से आपने ECG की लीड्स को क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। लिम्ब लोड्स, लिम्ब लीड जो है वो कैसे हमने प्लेस की, रीड योर ग्रीन बुक, और ये V1 V2 V3 V4 V5 6 इस हवाले से हमने इनको प्लेस कर दिया। तो ये बात हो गई हमारी ECG की प्लेसमेंट के हवाले से। अब बात करते हैं हम ECG बेसिक्स में। ECG बेसिक्स में आपने ECG की एक स्ट्रिप देखी होगी, ECG की स्ट्रिप में कुछ आपको ना बॉक्सेस से नजर आते होंगे। बॉक्स एक होता है आपके पास, ये होता है लार्ज बॉक्स, ठीक है, एक होता है आपके पास स्मॉल बॉक्स होता है छोटा सा। अब ये जो लार्ज बॉक्स होता है ना, इट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, मतलब 0.2 सेकेंड में एक लार्ज बिग बॉक्स जो बिग स्क्वायर है वो निकलता है। एक सेकेंड में एक मिनट सॉरी एक सेकेंड में कितने बिग बॉक्सेस निकलेंगे, 5। मतलब एक सेकंड में आपके पास एक सेकंड इज इक्वल टू 5 बिग बॉक्सेस। अब ये तो बात हो गई कितनी बिग बॉक्सेस की। अगर बात करें स्मॉल बॉक्सेस की, वो होते हैं आपके पास एक बिग बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, 5। स्मॉल यहां से भी 5 है और यहां से भी 5 है, स्मॉल बॉक्सेस। अब इसकी टाइम की बात की जाए तो ये होता है 0.04 सेकेंड। वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड एंड वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्सेस। समझ लग गई? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आगे जाके हम इसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है तो आपके बॉक्सेस को ध्यान में रखना चाहिए आप। अब एक बिग बॉक्स कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, 0.2, और एक बिग बॉक्स के में कितने स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, 5, और एक सेकंड में कितने बॉक्सेस होते हैं, 5 बिग बॉक्सेस। ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज याद रखने वाली है, ECG स्पीड, ये लाजमी याद होनी चाहिए आपको। वो होती है 25 मिलीमीटर पर सेकंड। अब जब भी आपको ECG देखने का मौका मिले तो वहाँ पे ऊपर ना ECG की ना स्पीड लिखी होती है, वो नॉर्मली क्या होती है 25 मिलीमीटर पर सेकंड। अगर इससे कम हुई या इससे ज़्यादा हुई तो मतलब ये आपकी ECG गलत है, आप इंटरप्रिटेशन करोगे तो वो आपसे इंटरप्रिटेशन गलत होगी। तो नॉर्मल ECG स्पीड कितनी होती है, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपके पास नॉर्मल ECG बेसिक्स। एक और चीज़ है याद रखने वाली जो आपको लाजमी याद रखने चाहिए ड्यूरिंग MI, वो आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे। वो हमारे पास हैं एक्सिस ऑफ ECG।
आपने 2-3 AVF का नाम सुना होगा, इंफीरियर वॉल MI। 1 AVL V5 V6 का नाम सुना होगा, लेटरल वॉल MI। ठीक है, V1 V4 V1 V2 और AVR का नाम सुना होगा, सेप्टल या राइट वॉल MI। और आपने V3 V4 V5 V6 का नाम सुना होगा, एंटीरियर वॉल MI। ये आपकी लीड्स हैं। ये आपके पास कितनी हैं? हमने एक तो वो पढ़ी थी ना लीड्स, वो इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए थे। फिर आपके पास होती हैं लीड्स होती हैं। इलेक्ट्रोड्स आपके पास कितने थे? 10 थे। लीड्स कितनी होती हैं आपके पास? 12 लीड्स ECG होती है। वही 12 लीड जो ECG होती है ना, वो आपके डिफरेंट आपके हार्ट को डिफरेंट व्यू से विजुलाइज कर रही होती है। ठीक है, तो इनको आपने लाजमी तौर पे याद रखना है। 2-3 AVF का मतलब क्या है? ये लीड जो है ये हार्ट के कौन से बॉर्डर को देख रही हैं? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। तो मतलब ये, अब जब हम MI पढ़ेंगे, MI में जब 2-3 AVF में डिप्रेशन, ST डिप्रेशन या ST एलिवेशन होंगी, तो उसका क्या मतलब होगा? इंफीरियर वॉल MI है। 1 AVL V5 V6 ये लीड कौन से बॉर्डर को देखती हैं? लेटरल बॉर्डर को। AVR V1 V2 किसको देखती हैं? राइट साइडेड या सेप्टल को। पीछे आपके पास रह गई V5 और V6, ये कहाँ से देखेंगी? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट को। क्या रह गई आपके पास? V3 V4 V3 एंड V4। तो ये पहले भी आपने याद किया होगा, तो इनको लाजमी आपने मेमोराइज करना है। ये आपके हेल्प करेंगे किसमें? MI में। ठीक है, आपने ECG काफ़ी सारी देखी होंगी। जैसे ही MI की ECG बिल्कुल आपकी नज़र पड़ती है, अगर आपकी नज़र गई लीड 1 पे, ठीक है, और उसमें क्या आ रहा है? ST डिप्रेशन या ST एलिवेशन है, तो अगली नज़र आपकी किस पे जानी चाहिए? AVL पे जानी चाहिए, क्योंकि उसके करस्पेंडिंग कौन सी लीड देख रही है लेटरल वॉल को? AVL। फिर अगली नज़र आपकी जानी चाहिए V5 और V6 पे। इन चारों में क्या होगी? ST एलिवेशन या ST डिप्रेशन होंगे, तो वो आपको क्या शो करा देंगे? लेटरल वॉल MI। ऐसा भी होता है, और दूसरे तरीके से कभी कभार आपको वो 2-3 AVF में भी दे देते हैं, ठीक है ना, और B3 V4 में भी दे देते हैं। तो ये क्या बनेगा? इंफीरियर एंटीरियर वॉल MI। या आपको वो दे देंगे लेटरल वॉल पे, और साथ ही आपको दे देंगे इसमें, फिर ये क्या बनेगा? लेटरल राइट या सेप्टल लेटरल वॉल MI बन गया। इस तरीके से आपके पास ये हो गई टोटल हमारी ECG की बेसिक्स। ECG की बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने चेस्ट लीड्स पढ़ी, ठीक है ना, और लिम्ब लीड्स पढ़ी। रीड योर ग्रीन बुक। और उसके बाद V1 V2 V1 से V6 तक हमने चेस्ट लीड पढ़ी, उनकी प्लेसमेंट पढ़ी। फिर हमने पढ़ा हमारे पास बॉक्सेस होते हैं। एक बिग बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्सेस होते हैं? 5, ठीक है ना। और एक बिग बॉक्स कितने सेकंड के इक्वल होता है? 0.2 सेकंड के। और एक बिग बॉक्स में एक सेकंड में कितने बिग बॉक्सेस होंगे? 5 बिग बॉक्स, ठीक है। और एक 1 स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल होता है? 0.04 सेकंड के। और ECG की नॉर्मल स्पीड कितनी होती है? 25 मिलीमीटर पर सेकंड। जी जनाब, तो अब ये हो गई हमारे ECG की इंटरप्रिटेशन। ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, इनको आपने सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है। अब बात करते हैं हम ECG इंटरप्रिटेशंस की। ECG आपके पास आ गई है, आप उसको करने लगे हो इंटरप्रिटेट। सबसे पहली चीज आप क्या चेक करोगे? उसके बाद नेम, उसके बाद उसके बाद वो मैटर नहीं करता, एज, ठीक है ना। सबसे पहले आप ECG की सेटिंग चेक करोगे,
ईसीजी आप जिसको इंटरप्रेट करने जा रहे हो वो भी ठीक है कि नहीं है। रेट चेक उन्होंने बता दिया, ईसीजी स्पीड 25 मिलीमीटर ठीक है, हमारी ईसीजी ठीक है। हमें बताया गया कि यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट ईसीजी ऑफ मिस्टर असलम, ठीक है ना, और आप ईसीजी पकड़ के बैठे हैं अकरम की, सारी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएंगी। तो दूसरा काम आप क्या चेक करोगे, नेम चेक करोगे, और फिर केस में आपको बताया जाएगा कि आप उसकी एज भी चेक करनी है, एज उसकी ये है तो ईसीजी पे एज भी मेंशन होती है। तीसरी चीज, चौथी चीज़ क्या है, एक और मेन चीज़ है डेट, ठीक है, डेट भी आप चेक करते हो। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, ईसीजी सेटिंग्स, इसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है। अगला काम आपका क्या है, नेम, एज, जेंडर, और अगला काम क्या है, डेट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ईसीजी आपने पकड़ लिया, ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। अब अगला काम आपका है स्टेप बाय स्टेप जाने का, ईसीजी इंटरप्रेट करने का। सबसे पहले काम आप क्या चेक करेंगे, अब बताएं, अब मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, रेट। दूसरा काम रिदम, उसके बाद एक्सिस, देख के नहीं बताना। अच्छा आगे पी वेव चेक करेंगे, उसके बाद पी के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, पी आर इंटरवल, उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स, उसके बाद क्यू वेव, उसके बाद ई वेव, इसके बाद और लास्टली क्यूटी इंटरवल। ईसीजी आपने देख लिया। सबसे पहला काम आपका क्या चेक करना है, रेट। नॉर्मल रेट कितना होता है, 60 to 100, 60 to 100 इसका होता है जनाब नॉर्मल रेट। पहला काम आपने क्या क्या करना है, उसका रेट चेक करना है। तो रेट चेक करने से पहले भी आप चेक करते हो, रिथम चेक करते हो ईसीजी का ना, क्योंकि रेट जब आपने चेक करना है तो रेट चेक करने के दो मेथड होते हैं। एक तो है आपके पास आया कि वो आप रेगुलर ईसीजी रेगुलर रिदम वाली में रेट चेक कर रहे हैं या इरेगुलर रिदम। तो आप जैसे ईसीजी देखोगे ना तो आपको रिदम वैसे ही पता चल जाता है कि अगर वो आगे पीछे जा रहे हैं तो नॉर्मली जा रहे हैं तो वो रेगुलर है या इरेगुलर है। तो सबसे पहली चीज़ आपको फाइंड आउट करना है उसका रिदम कैसा है। अगर रेगुलर रिदम की रेट चेक करने का दूसरा तरीका है और इरेगुलर रिदम चेक करने का दूसरा तरीका। अब बात करते हैं रेगुलर रिदम। आपने ईसीजी देखी, आपने रिदम चेक किया। अब सबसे पहले चेक करते हैं हम रिदम कैलकुलेट कैसे करते हैं। रिदम ये आपके पास है एक ईसीजी। अब आप इसमें चेक करने चाह रहे हैं क्या, रिदम चेक करना चाह रहे हैं। हम चेक कर रहे थे रिदम, चेक करना कि ईसीजी का आपका रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। आपने क्या करना है, ईसीजी पकड़नी है। उसके एक होता है कार्ड मेथड होता है। क्या होता है, कार्ड मेथड। कार्ड मेथड क्या होता है, आपने कोई भी कार्ड लेना है, पीस ऑफ पेपर लेना है, उसको क्या करना है, उसको प्लेस कर देना है ईसीजी की स्ट्रिप पे। ईसीजी की स्ट्रिप पे प्लेस करोगे और आपने ये क्या आपके पास
आर वेव है। 2 से 3 कंजेक्टिव आर वेव्स को ना आपने मार्क कर देना है। मार्क करने, ये आपके पास था पेज पे मैंने क्या किया, 3 आर वेव्स को क्या कर दिया, मार्क कर दिया और फिर मैंने उसी पेज को अगली आर वेव्स पे रखना है, देखना है क्या वो कोरेस्पॉन्ड कर रही हैं, मिल रही हैं। अगर वो मिल रही होंगी तो वापस में वो क्या होगा, रेगुलर रिदम होगा। और अगर आप कार्ड मेथड नहीं यूज करना चाहते फिर आपने चेक कर लेना है, अब इन दोनों में आपने चेक कर लेना है, बिग बॉक्सेस चेक कर लेने हैं। इसमें इनके दरमियान बिटवीन 2 आरबीएच के दरमियान कितने बिग बॉक्सेस हैं, 3, और इनके दरमियान कितने हैं, 3। तो ये आपके पास रिदम रेगुलर है। कार्ड मेथड भी आप यूज कर सकते हो और ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो। तो ये अगर इसमें आपके पास 2 हैं और इसमें 3 है, अगले में 2 हैं, अगले में 3 है, अगले में 4 है, तो ये आपके पास रिदम कैसा हो जाएगा, इर्रेगुलर रिदम हो जाएगा। रिदम पता चल गया कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं रेट की। अब रेट की बात करें तो इसके 2 तरीके हैं, रेगुलर में कैसे चेक करोगे और इर्रेगुलर में आप कैसे चेक करोगे। हमारे पास हमने इसी का रिदम देखा, वो था रेगुलर। अब हम उसको चेक करने जा रहे हैं क्या, रेट। और रेट भी क्या, रेगुलर रिदम में। रेगुलर रिदम में रेट चेक करने का तरीका ये है, एक तो तरीका ये है, आपने क्या करना है, इन्हीं को, ये जो हमने इस बनाई थी, ईसीजी की स्ट्रिप बनाई थी, इनके दरमियान आपने क्या करना है, बिग बॉक्सेस को क्या करना है, काउंट करना है। कितने कितने बिग बॉक्सेस हैं, 5 है ना। उस 5 को आपने डिवाइड कर देना है 300 से। कितना बनता है ये, ठीक है। इस तरीके से आप रेगुलर रिदम वाली लीड में रेट चेक करते हो। मुश्किल है ये, आसान तरीका बताऊं। आसान तरीका ये है, आपने क्या करना है, आपको एक नंबर बताता हूँ, वो आपने याद करना है। वो नंबर क्या है, समझ लगी। नंबर ही याद रख लें, 300, 150, 100, 75, 60, 50। जो आप अपनी इंग्लिश में याद रख लो या उर्दू में याद रखो, मैंने ऐसे याद रखा होगा 300, 150, 100, 75, 60, 50। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जहन में रखते हुए अप्लाई करना है, 300, 150, 100, 75, 60। हमने रेट कितना निकाला था, समझ लग गई, 300, 150, 100, 75, 60। अगर यहीं पे 4 बॉक्सेस होते हैं फिर क्या बनता है इसका रेट, 300, 150, 100, 75, 75 बन जाता। अगर यही 2 बिग बॉक्सेस होते हैं इसमें के दरमियान, कितना रेट बन जाता, गिनती ऐसे करते, हाँ, बिग बॉक्सेस को काउंट में रख के 300, 150, 300, 150, 100, 75। रियल उसमें तो हाफ बॉक्स आया होता है, इधर से हाफ बॉक्स आया होता है। हाँ, उसका तरीका बताता हूँ। उसका तरीका आपने यही कर लेना है। अगर अब देखो ना, अब ये ऐसे आ गया आपका, वो पूछ लेते एग्जामिनर, डेट बताओ, डेट बताओ, ये पूछ लेगा, पूछते हैं। अब ये कितना हो गया, 300, 150, ये कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है ना। मतलब अभी ये क्या है, 100 प्लस है ना, 125, 120 है क्या, आपने बताना क्या है। अब 120 टैकीकार्डिया है ना, तो आपने टैकीकार्डिया की ईसीजी है, तो ऐसे आपने बता देना। एक्यूरेट भी नहीं बताना, बता देना है कि अब जैसे डॉक्टर नफास ने बोल दिया कि 125, 120 है, वो आपको नहीं पकड़ेंगे कि नहीं जी मुझे तो 122 ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने हो गया। 2 तरीके हैं, रेट इन रेगुलर रिदम में चेक करेंगे, पता लग गया रिदम कैसे चेक करेंगे, और रेट इन रेगुलर रिदम।
अब हम बात करते हैं रेट इन इर्रेगुलर रिदम की। उसका एक फार्मूला है और वो फार्मूला है, उस नाम को कहते हैं 6 सेकंड्स मेथड। क्या कहते हैं? 6 सेकंड मेथड। आपको याद होगा मैंने आपसे पूछा था 1 मिनट में कितने बिग स्क्वेयर आ रहे थे? 6 सेकंड। 1 सेकंड में कितने बिग स्क्वेयर आ रहे थे? 6 सेकंड में कितने आएंगे? 30। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास ना ईसीजी होती है, ईसीजी में एक होती है रिदम लीड होती है, पता है आपको? लीड 2 होती है, लीड 2 होती है रिदम लीड। एक तो आपके पास ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो ये 12 आपके पास पूरी लीड लिखी हुई है ना, V1 VD थ्रू AVF AVR। उसके नीचे एक और लीड होती है पूरी, वो शो करवा रही होती है, वो होती है लीड 2, उसको हम क्या बोलते हैं? रिदम लीड। ठीक है, अब उसमें क्या करना है आपने, रिदम लीड आपने चेक करनी है और उसमें क्या करनी है? 6 सेकंड मेथड अप्लाई करना है। 6 सेकंड मेथड क्या कहता है? 6 सेकंड में कितने बिग स्क्वेयर होते हैं? 30 बिग स्क्वेयर होते हैं। जनाब आपने उस रिदम लीड में 30 बिग स्क्वेयर काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 हो गया। 30 बिग बॉक्सेस काउंट कर लिए और उसको कर लेना है मार्क। मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद अब अगला आपका काम है टू काउंट बिग, टू काउंट QRS complexes in between 30 बिग बॉक्सेस। कितने हैं? 6 है। जितने 6 आएंगे ना, जितने QRS complexes आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेट इन इररेगुलर रिथम। रेगुलर रिथम में हम कैसे ईसीजी का रेट चेक करते हैं? सबसे पहले तो वो आप कंजेक्टिव आर वेव्स आपने पकड़नी है, उनके दरमियान क्या करना है? QRS बिग बॉक्सेस को क्या करना है? काउंट करना है। उन बिग बॉक्सेस को डिवाइड कर देना है 300 से, या आप वो अप्लाई कर सकते हो 300 150 100 75 60 50, वो अप्लाई कर सकते हो अगर रिदम रेगुलर हुआ। अगर रिदम इरेगुलर हुआ फिर आपने क्या करना है? 6 सेकंड मेथड अप्लाई करना। 6 सेकंड में क्या कहता है? 6 सेकंड ये कहता है कि 1 सेकंड में होती हैं जनाब 5 बिग स्क्वेयर होते हैं, और 6 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 30। रिदम लीड पकड़नी है, उस रिदम लीड में आपने 30 बिग स्क्वेयर्स को क्या करना है? काउंट। जब काउंट कर लेना उनको मार्क कर देना, और उन 30 बिग स्क्वेयर्स में QRS कॉम्प्लेक्सेस जितने आ रहे होंगे उनको आपने काउंट करना है, और उन नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। दैट विल बी रेट इन इरेगुलर। कोई सवाल? चलें आगे। ये रेगुलरली इरेगुलर रिदम, इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। रिदम में आप मास्टर हो गए और रेट में भी ऐसे ही है। अब बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस के लिए आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दोनों हाथ क्या है आपके? एक आपके पास राइट हैंड है, एक आपके पास लेफ्ट हैंड है। आपने 2 लीड्स को पकड़ना है। अब वो लीड्स कौन सी हैं? एक है लीड 1 और एक है लीड AVF। ठीक है, लीड 1 को समझना है आपने अपना राइट हैंड, और लीड AVF, एफ में क्या आ रहा है? एफ, और लेफ्ट में क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। ठीक है ना, राइट और लेफ्ट। राइट हैंड को आपने समझना है लीड 1 और लेफ्ट हैंड को आपने समझना है लीड AVF, और उसमें आपने चेक क्या करना है? एक्सिस चेक करना है। अब एक्सिस से क्या मुराद है? ये जो हमारे QRS कॉम्प्लेक्स जा रहा है ये एक्सिस को शो कर रहा है। ठीक है ना, अगर ये अपवर्ड होगा, दिस इज व्हाट? नॉर्मल। अगर लीड 1 का, और लीड AVF में आप चेक करोगे वो भी अपवर्ड है, तो ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है ना, अब आपने लीड 1 चेक किया, उसमें एक्सिस था डेविएशन। कौन सा हैंड है? राइट हैंड है, तो ये क्या बना? राइट एक्सिस डेविएशन। कौन सा हैंड है? लेफ्ट। और लीड कौन सी थी? AVF। AVF की अगर एक्सिस डेविएशन होगी तो फिर ये कौन सी, क्या बनेगा? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अब क्या बनेगा? एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन।
नॉर्मल, ये आपका एक्सिस है और ये एग्जाम में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, तो ये क्योंकि पार्ट है, ईसीजी के स्टेप्स हैं। रेट का आपको पता चल गया, रिदम का आपको पता चल गया, एक्सिस का आपको पता चल गया। अब बात करते हैं हमारी अगली स्टेप पे, वो क्या था, पी वेव। ये जनाब आपके पास है आपकी पी वेव। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो अब बात करते हैं हम पी वेव की मॉर्फोलॉजी। पी वेव नॉर्मल कैसे होती है, ऐसी है ना। तो ये है आपके पास नॉर्मल पी वेव की मॉर्फोलॉजी। या तो पी वेव हो सकती है प्रेजेंट, या तो होगी एब्सेंट। अब इस ये एब्सेंट है, यहाँ पे पी वेव नहीं है, और प्रेजेंट भी है, तो ये इसकी है नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, ऐसे ही है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल की। एबनॉर्मल पी वेव की आपके पास दो मॉर्फोलॉजीज हैं, और वो हैं, एक है ये क्या है, पीक्ड पी वेव, और ये आपके पास क्या है, बाइफिड पी वेव। ठीक है ना, पीक पी वेव और बाइफिड पी वेव, ये आपके पास हो गए पी वेव के हवाले से फिर बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रेजेंट। ये क्या है, प्रेजेंट पी वेव विद नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। अब बात करते हैं एब्सेंट पी वेव। एब्सेंट पी वेव कहाँ होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन और एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। दो आपके पास जब भी बात की जाए एब्सेंट पी वेव, द पी वेव इज एब्सेंट, तो आपके ध्यान में दो चीजें आनी चाहिए, या तो एट्रियल फिब्रिलेशन है, या तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब इन दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, रिदम की बेस पे। एट्रियल फिब्रिलेशन में रिदम कैसा होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। और एसवीटी में क्या होगा, ये चीज आपकी याद रखने वाली है। ठीक, तो पी वेव होगा, पी वेव का पता चल गया। रेट आपको पता चल गया, रिदम, एक्सिस, पी वेव। अब आते हैं पी आर इंटरवल पे। पी आर इंटरवल क्या है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पी टू स्टार्ट ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये जो इंटरवल है ना, इसको क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल। अब इसकी बात करते हैं नॉर्मल पी आर इंटरवल की। थ्री टू फाइव स्मॉल स्केयर हमने पढ़े है ना, स्मॉल स्केयर इसलिए पढ़े थे क्योंकि जब आपने पी आर इंटरवल देखना होगा तो उसमें देख रहे होंगे कि इसमें स्मॉल स्केयर कितने आ रहे हैं, 3 to 5 स्मॉल स्केयर नॉर्मल होता है। ठीक है ना, अगर इसको हम बनाएं, चलो इसको छोड़ो, गिनती में छोड़ो, सेकंड में छोड़ो आप, ठीक है ना, 3 to 5 स्मॉल स्केयर में अपना नॉर्मल पी आर इंटरवल होता है। या तो इससे कम हो सकता है, या तो इससे प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, हार्ट ब्लॉक। अगर आपने पी आर इंटरवल चेक किया, आप ईसीजी चेक कर रहे थे, आपने रेट चेक किया, नॉर्मल, नॉर्मल या एबनॉर्मल, रिदम चेक किया, रेगुलर, एक्सिस चेक किए, बिल्कुल नॉर्मल, पी वेव चेक की, एब्सेंट, पी आर इंटरवल पे आप आए, आपने देखा पी आर इंटरवल 6 स्मॉल बॉक्सेस में आ रहा है, तो आपके जहन में फट में क्या आना चाहिए, आपके जहन में दिस इज हार्ट ब्लॉक। और जब हार्ट ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो उन डिफरेंट आपके जब जो हार्ट ब्लॉक्स हैं तब पढ़ेंगे। ठीक है, 3 to 5 अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो फिर क्या है, हार्ट ब्लॉक्स। अगर पी आर इंटरवल शॉर्ट हो गया फिर वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम, जिसमें क्या होती है कि डेल्टा वेव होती है। जैसे ये आपके पास आ रही है ना
ये क्यू आर एस जो है, यहाँ पे एक डेल्टा वेव होती है ऐसे करके, ये सीधा जा रहा है ना ऐसे, लेकिन WPW सिंड्रोम में ऐसे डेल्टा वेव बन के जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी आर इंटरवल। ठीक है, पी आर इंटरवल स्पेशली हम किस में देखते हैं, हार्ट ब्लॉक के लिए देखते हैं। अब आते हैं जनाब क्यू आर एस कम्प्लेक्स। क्यू आर एस कम्प्लेक्स का नॉर्मल साइज पता है किसी को, 2.5 2.5 वाट, small box. 2.5 is okay. 2.5 small boxes. One small box 0.04. लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स में आपका क्यू आर एस कम्प्लेक्स होना चाहिए। कितने में, लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स में। अगर ज्यादा हो गया फिर उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रॉड कम्प्लेक्स। ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। क्यू आर एस का जो साइज होता है ना, आप स्पेशली चेक करते हो ड्यूरिंग इसमें टैकीकार्डिया में। जब हम आगे अब पढ़ते हैं तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा क्यू आर एस कम्प्लेक्स दोबारा रिपीट होगा। अगर कम है बिल्कुल आपका, बिल्कुल ये आपके पास फर्क कर लो, ये नॉर्मल है और ये आपके पास है ब्रॉड कम्प्लेक्स और ये आपके पास है नैरो कम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपके पास है नॉर्मल कम्प्लेक्स। अगर इस क्यू आर एस का साइज कब देखते हो आप, ड्यूरिंग टैकीकार्डिया। अगर रेट आपके दरमियान में आ रहा है, ठीक है ना, और 100 प्लस है और ये क्या आ रहा है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स नॉर्मल है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। अगर नैरो है, नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। अगर ब्रॉड है, ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। इससे पहले कि आप भूल जाओ दोबारा रिपीट कर लेते हैं, रिदम चेक करते हैं। रिदम हम कैसे चेक करते हैं, बाय कार्ड मेथड, या आप उन बिटवीन 2 क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस में बिग बॉक्सेस को काउंट करते हैं। अगर 3 3 3 2 2 2 5 5 5 आ रहे हैं तो रिदम आपके पास क्या है, रेगुलर है। रेगुलर है तो रेगुलर में आप रेट कैसे चेक करोगे, या तो आपने बिटवीन क्यू आर वेव्स के दरमियान आपने बिग बॉक्सेस को काउंट करना है, जितने वो आ रहे होंगे उनको क्या कर देना है, 300 से डिवाइड कर देना। ठीक है, या दूसरा रेट, दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, 300 150 100 75 60 एंड 50, ये था रेगुलर में। आपने रिदम चेक किया, इरेगुलर था, इरेगुलर रिदम में चेक करने का रेट क्या तरीका है, 6 सेकंड मीटर। आपने क्या करना है, रिदम लीड को पकड़ना है, उस लीड में आपने 30 बिग स्क्वायर्स को काउंट करना है, उन 30 बिग स्क्वायर्स में आपने क्या करना है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स काउंट करना है। जितने नंबर ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, वो आपका आ जाएगा रेट इन इरेगुलर रिदम। एक्सिस के लिए आपने लीड 1 को पकड़ना है और एवीएफ को पकड़ना है। लीड 1 को समझना है राइट हैंड और लीड एवीएफ को समझना है लेफ्ट हैंड। ठीक है, अगर राइट हैंड, ये दोनों अपवर्ड है, अपना थंब आपका अपवर्ड है तो ये नॉर्मल है। अगर राइट साइड की लीड 1 में एक्सिस डेविएशन है तो ये क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन, राइट हैंड है मेरा। और अगर इसमें है तो लेफ्ट एक्सिस, अगर दोनों है तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। पी वेव पे आते हैं, नॉर्मल पी वेव मॉर्फोलॉजी ये सर्कल शेप की होती है। ठीक है, या एब्सेंट होगी या प्रेजेंट होगी। प्रेजेंट में ये नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होगी और एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी हमने दो पढ़ी है, पीक्ड पी वेव और बाइफिड पी वेव। और एब्सेंट पी वेव की हमने दो डिफरेंशियल पढ़े, एक क्या था एट्रियल फिब्रिलेशन और दूसरा था एसपीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इन दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, बाय चेकिंग रिदम। रेगुलर रिदम है तो एसवीटी है, इरेगुलर रिदम है तो एफीब है आपके पास। नेक्स्ट आते हैं हम पी आर इंटरवल पे। पी आर इंटरवल हमने नॉर्मल कितना बताया, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर। अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो हार्ट ब्लॉक है, शॉर्ट हो गया तो WPW सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। फिर हम आए क्यूआरएस कम्प्लेक्स पे। क्यूआरएस कम्प्लेक्स हमने नॉर्मल कितना बताया, लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर। अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, बिल्कुल नैरो है तो नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, ब्रॉड है तो ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। जनाब कमिंग टू स्टेप 7, और वो क्या है, क्यू वेव। आपने सुना होगा पैथोलॉजिकल क्यू वेव का नाम सुना होगा, क्या होती है, ठीक है। नॉर्मल, अब बात करते हैं किसकी, क्यू वेव की। जो आपकी क्यू वेव है ना, ये है ना पी क्यू, ये स्टार्ट हो रही, पी क्यू ये स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। जो नॉर्मल आपकी क्यू वेव है ये बिल्कुल इतनी, ये है आपकी जो नॉर्मल आपकी क्यू वेव है, इट इज इक्वल टू लेस देन
25% ऑफ आर वेव। ठीक है, मतलब ये आप इस आर वेव को 4 टुकड़ों में डिवाइड करो, ठीक है ना, और उस चौथे हिस्से से भी कम का जो हिस्सा बनेगा वो क्या होगा, क्यू वेव का। अगर वो बन रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल। अगर मोर देन 25% आ रही है तो इसको क्या कर लेंगे हम, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। और पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या आपको रिप्रेजेंट करती है, रीसेंट या प्रीवियस मायोकार्डियल इंफार्क्शन। Q wave. Coming toward the T wave, which represents ventricular repolarization. इसकी नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, अपवर्ड। जैसी P wave होती है ऐसे ही अगर आपके पास ये आ गई है ऐसे इन्वर्टेड T wave, क्या शो करता है, और प्रीवियस MI को शो करता है, ठीक है ना। या आपके पास आ गई है पीक T wave, हाइपरक्लीमिया को शो करेगा, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड टी वेव MI को भी शो करेगा और हाइपोक्लीमिया को भी शो करेगा। टॉल टी वेव वो किसको शो करेगा, हाइपरक्लीमिया को। क्यू वेव डन, टी वेव डन। कमिंग टू द सेकंड लास्ट स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू MI। जे पॉइंट का नाम सुना होगा आपने, जे पॉइंट। ST सेगमेंट है कौन सा आपके पास, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ S टू स्टार्ट ऑफ T वेव, क्या है ये आपके पास, ST सेगमेंट है। ये क्या शो करवाता है, अर्ली रीपोलराइजेशन। मतलब क्या, QRS क्या शो करवा रहा था आपको, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव आपको क्या शो करवा रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के दरमियान ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है विच शोज अर्ली वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। ये ST सेगमेंट आपको रिप्रेजेंट करता है। अब इस पूरे ST सेगमेंट में ना आप एक चीज इंटरेस्टेड हो देखने के लिए, और वो चीज है आपके पास एक ये पॉइंट जिसको हम बोलते हैं जे पॉइंट, ठीक है। अब ये जो जे पॉइंट होता है ना अपवर्ड करने, ये आपकी एक ECG है। ये आपका पास क्या है, एक जे पॉइंट है, एक ये जे पॉइंट है, ये ECG के स्ट्रिप है। साथ के साथ ही ना यहाँ पे एक ECG की लाइन आ रही होती है, ठीक है। और वो जे पॉइंट उसी लाइन पे ही, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे ही रहना चाहिए। अगर ये जे पॉइंट आपका यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगी, ST सेगमेंट यही जे पॉइंट आपका नीचे आ गया, ST सेगमेंट। ये चीज देखनी है आपने, ठीक है। जब हम MI की ECG देखेंगे तो आप ऐसे देखोगे कि ये तो ST एलिवेशन है, कहाँ पे है, लीड 2-3 AVF में है, तो कहाँ का MI है, इंफीरियर वाला MI। आपने ST डिप्रेशन देखा कहाँ पे, 1 AVL V5 V6 में, कहाँ का MI हुआ, लेटर वाला, ठीक है। ये हो गया आपका ST सेगमेंट। लास्ट में आपके पास आ जाता है QT इंटरवल, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ Q से फ्रॉम द एंड ऑफ T वेव। QRS क्या शो करवा रहा था आपको, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और T वेव यहाँ पे खत्म हो गई, ये आपको क्या शो करवा रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जो आपका QT इंटरवल है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स टू फ्रॉम द एंड ऑफ T वेव, ये आपके पास होता है क्या, QT इंटरवल, ठीक है। तो ये क्या शो करवाता है कि QT इंटरवल आपको शो करवाता है कंप्लीट आपकी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन तक शो करवाता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट आपके पास मेल्स में ना, एक आपके पास होता है QT कंसंट्रेशन होती है आपके पास, ये वैसे एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। QT कंसंट्रेशन ये नॉर्मल ना लेस देन 450 मिली सेकेंड, ये मेल्स में होता है QT इंटरवल नॉर्मल,
ठीक है ना, और फीमेल में 460 मिली सेकेंड। याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट है ईसीजी इंटरप्रिटेशन के स्टेप बाय स्टेप। ईसीजी पकड़नी है आपने, और सबसे पहले क्या चेक करना है, ईसीजी सेटिंग। ईसीजी सेटिंग चेक कर लिया आपने, उसके बाद पेशेंट का नेम चेक कर लिया, एज चेक कर ली, जेंडर चेक कर लिया, डेट। डेट चेक करने के बाद आपने फौरन पहली चीज पे आनी है, किस पे, रिथम पे। रिथम चेक करना है बाय यूजिंग कॉर्ड मेथड, या आपने कोई भी आप जैसे काउंट कर सकते हैं बिग बॉक्सेस को इन बिटवीन आर वेव्स करके। अगर दो दो तीन तीन इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेगुलर रिदम। अगर अलग अलग आ रहे हैं, पहले में 2 आ रहे हैं, अगले में 3 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 4 आ रहे हैं, इरेगुलर रिदम। फिर अगला काम आपने क्या करना है, रेट। रेट आपने चेक किया रिदम, रेगुलर रिदम। रेगुलर रिदम में रेट कैसे चेक करेंगे, 300 divided by number of big boxes between RV. ठीक, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव आर वेव, या 300, 150, 100, 75, 60, 50, ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो। इरेगुलर रिदम में आप कैसे चेक करोगे रेट, 6 सेकंड मेथड, ठीक है ना। रिदम लीड में आपने 30 बिग बॉक्सेस को काउंट करना है, उन बिग बॉक्सेस में जितने QRS आ रहेंगे उनको नंबर ऑफ QRS कंप्लेक्सेस को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, वो हो जाएगा रेट इन इरेगुलर रिदम। अगला काम क्या है, एक्सिस। ठीक है ना, अगला काम क्या है आपका, पी वेव। नॉर्मल पी वेव या एबनॉर्मल पी वेव, वो हो गई, और एब्सेंट पी वेव एसपीटी या एफिब। अगला काम क्यूआरएस कम्प्लेक्स। क्यूआरएस कम्प्लेक्स नॉर्मल कितने होंगे, सॉरी पी के बाद आप चेक करेंगे पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल नॉर्मल कितना था हमने, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर। अगर प्रोलॉन्ग तो हार्ट ब्लॉक, शॉर्ट तो WPW सिंड्रोम। क्यूआरएस कम्प्लेक्स नॉर्मल कितना था, लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर। अगर बड़ा हुआ हो तो ब्रॉड कम्प्लेक्स, कम हुआ तो नैरो, नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल। क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बाद क्यू वेव। क्यू वेव क्या थी, एक प्रेजेंट कर रही है किसको, नॉर्मल। नॉर्मल कितनी होती है, लेस देन 25% ऑफ आर वेव, ठीक है। और अगर वो ज्यादा हो गई, अब ज्यादा कैसे हो गई, डीप आ गई है पैथोलॉजिकल क्यू वेव, तो ये क्या शो करवाती है, प्रीवियस एमआई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की एक ईसीजी की कौन सी फाइंडिंग होती है, S1Q3T3। S1 क्या होता है, मतलब लीड 1 में डीप एस वेव होगी, डीप एस वेव होगी, और Q3T3 लीड 3 में Q डीप होगी और T इन्वर्टेड होगी, ठीक है। S1Q3T3 पैटर्न बहुत रेयर मिलता है आपको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका क्यू वेव। टी वेव के बाद हमने पढ़ी टी वेव पढ़ी, ठीक है ना। टी वेव नॉर्मली ऐसे होती है, अगर इन्वर्टेड होगी तो ये क्या शो करवाएगी, हाइपोक्लीमिया या एमआई। अगर इन्वर्टेड टी वेव या टॉल टेंटेड टी वेव, वो क्या शो करवाएंगी, हाइपरक्लीमिया। लास्ट में सेकंड लास्टली हमने पढ़ा एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट आपने जे पॉइंट को याद रखना है। जे पॉइंट अगर रेज हो गया, एलिवेट हो गया तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन, अगर वो डिप्रेशन हो गया तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। लास्टली हमने क्यूटी इंटरवल पढ़ा। तो वो एट्रियल फ्लैचर और 6 NS सिंड्रोम पढ़ते हैं क्या हो, ये याद हो गया आप सबको, जी सर। इसमें कोई सवाल, एक ये स्टेप्स याद करने हैं और एक अब एक ये डायग्राम याद रखनी है, उसके बाद आपकी ईसीजी खत्म। ईसीजी का नॉर्मल रेट कितना होता है, हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है, 60 to 100 is normal heart rate. If less than 60,
इफ मोर देन 100। जनाब वो स्टेप्स याद रखने हैं। अब ईसीजी देखी, ईसीजी देखने पे जब आपने रिदम चेक किया, रेगुलर रिदम था, रिदम चेक करने के बाद आपने रेट चेक किया और रेट था 45। अब आपने आ जाने इस स्टेप पे, वो जो हम उधर स्टेप्स पढ़ेंगे उनको जहन से निकाल देना है। अब ये स्टेप क्या कहते हैं? ये स्टेप कहते हैं कि जनाब सबसे पहले अगर आपने रेट चेक किया वो था ब्रेडी में, और ब्रेडी में अगला काम है आपका टू चेक पी आर इंटरवल। ऐसा ही है। इसी देखी, ईसीजी में आपको रेट मिला 40 मिला, और अगला काम आपने क्या चेक करनी है? वो जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं वो तो ज़हन में रखने हैं, लेकिन इस स्टेप में आके बाकी स्टेप्स को भूलते हुए अगला काम आपके क्या चेक करना है? पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल हमने नॉर्मल कितना पढ़ा? 3 to 5 स्मॉल स्केल। अब या तो वो पीआर इंटरवल क्या हो सकता है? प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, या तो हो सकता है जनाब शॉर्ट, या तो हो सकता है नॉर्मल। ऐसे ही है। प्रोलॉन्ग्ड हुआ क्या है? नॉर्मल। और शॉर्ट हुआ तो क्या है? WPW सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। ईसीजी देखी, ईसीजी देखने के बाद रेट चेक किया 40 था, रेट चेक करने के बाद आपने पीआर इंटरवल पे, पीआर इंटरवल आपने देखा कि वो तो विद इन 4 या विद इन 5 स्मॉल स्क्वायर में आ रहा था, तो आपने कहा ये तो पीआर इंटरवल नॉर्मल है। अब मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा। पीआर इंटरवल चेक करने के बाद अगला स्टेप है टू चेक पीपी इंटरवल। क्या है? पीपी इंटरवल। एक पी वेव से लेके दूसरे पी वेव तक जो इंटरवल होगा उसको क्या बोलेंगे? पीपी इंटरवल। अब पीपी इंटरवल या तो हो सकता है नॉर्मल, या तो हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड। जनाब अगर पीपी इंटरवल भी नॉर्मल हुआ तो व्हाट इज दैट? जो सवाल आपने पूछा था। अगर पीपी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हुआ, ईसीजी देखी 40 था, पीपीआर इंटरवल चेक किया नॉर्मल था, पीपी इंटरवल चेक किया प्रोलॉन्ग था, तो ये आपके पास है क्या हुआ? 6 साइनस। मैं एक मिनट इस मैप को पूरा करें तो फिर हम वन बाय वन डिजीज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ब्रेड ये हम पढ़ रहे हैं अब ब्रेडी अरिथमिया। और ब्रेडी अरिथमिया था हमने कितने काउंट किए हैं? पीपी इंटरवल नॉर्मल। आप अब ये वैसे एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, और ईसीजी इंटरप्रिटेशन के हवाले से, क्योंकि ये जो 6 साइनस सिंड्रोम है बहुत ही रेयर फाइंडिंग है, ठीक है ना? जो साइनस ब्रेडिकार्डिया ना, वो साइनस ब्रेडिकार्डिया आपको कैसे पता चल जाता है? वैसे ये एक स्टेप है पीपी इंटरवल का, मैंने भी आज तक देखा नहीं है पीपी इंटरवल चेक करें। होता क्या है साइनस ब्रेडिकार्डिया कि आप ईसीजी कैसे फाइंड कर लेते हैं? आप आए ईसीजी पे रेट चेक किया, पीआर इंटरवल चेक किया, नॉर्मल था, और आपने फिर देखा रिदम भी रेगुलर है, सब कुछ रेगुलर है, तो आपने उसको लेबल कर दिया साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना? अब ये आपके पास है सारी क्या? ब्रेडियरिथमिया। अब वो स्टेप्स इनमें काम आए हैं? कोई कोई आया है, जैसा कि पीआर इंटरवल आया सिर्फ आपके पास, ठीक है ना?
तो वो स्टेप्स लाजमी याद रखने हैं, लेकिन जब ईसीजी पे डिपेंड करेगा। ईसीजी जैसे आपके पास आ गई है, आपने उनको उस हवाले से इंटरप्रिटेशन करनी है। अब बात करते हैं हम किसकी, टैकियारिथमिया की। टैकियारिथमिया में जैसे आपने ईसीजी देखी, ईसीजी का जनाब रेट था 120, तो आपने जहन में क्या सोच लेना है, ये क्या हो गया, टैकिकार्डिया आ गया। टैकिकार्डिया आ गया तो अगला काम आपने चेक करना है, टू चेक मैंने आपको बताया था ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्पेशली हम क्यूआरएस का साइज कब चेक कर, उधर क्यूआरएस काम आया, स्पेशली क्यूआरएस का साइज हम चेक करते हैं ड्यूरिंग टैकिकार्डिया। फिर हम क्यूआरएस के साइज हमने पढ़े, कितने साइज पढ़े थे, नॉर्मल को आप भूल जाएं, दो याद रखें यहाँ पे, कौन से, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया और बात करते हैं ब्रॉड की। ईसीजी देखी, ईसीजी पे रेट था जनाब 120, साइज ऑफ क्यूआरएस चेक किया, ब्रॉड था। ब्रॉड का मतलब क्या है, वो कितना आ रहा था, मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स आ रहा था। और अगला काम आपने चेक करना है, चेक चेक रिदम। अब रिदम दो टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से, रेगुलर और इरेगुलर। अगर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का साइज देखने पे मिला ब्रॉड और रिदम चेक किया रेगुलर, और ये आपके बन जाते हैं क्या, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वी टैक। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का साइज देखा, ब्रॉड मिला, फिर क्या चेक किया, रिदम, रिदम मिला, इरेगुलर, और फिर क्या बन जाता है आपके पास, V50। बताता हूँ, ये थे आपके पास ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया। कौन से, कितने हैं, सिर्फ दो हैं, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। जनाब ईसीजी देखी, कुछ भी ना देखें इसमें, आपको ये मिल रहे हैं, ये क्या है आपके पास, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के साइज हैं, ठीक है ना। तो आपने कहते ही बता दिया यार ये तो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स हैं, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है। और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स आते ही बाकी सारी चीज़ें जहन से भूल जानी चाहिए, ये दो चीज़ें जहन में आ जानी, वी टैक और वी50। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिदम। अगर ये जैसा कि ये रिदम रेगुलर है, फिर आप इसको क्या लेबल कर दोगे, वी टैक। अगर यही होती ऐसे, तो ये क्या हो जाती है आपके पास, वी फिब्रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया की। ईसीजी का रेट चेक किया, 120 मिला, साइज ऑफ क्यूआरएस साइज चेक किया, कितना मिला, नैरो मिला। अगला काम, चेक। अब हम पढ़ के आए हैं पी वेव या तो होगी प्रेजेंट या तो होगी एब्सेंट। जनाब पी वेव चेक की आपने और पी वेव थी एब्सेंट। एब्सेंट पी वेव के बाद आपने चेक करना है, क्या चेक करना है, रिदम। अब रिदम क्या होगा, ऐसे ही है। अगर रिदम हुआ जनाब रेगुलर, तो क्या हो जाएगी, एसपीटी। अगर इरेगुलर तो फिर क्या हो जाएगा। अब आपको पता चला ए फिब और बी फिब का क्या मतलब है। ए फिब इज नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया एंड बी फिब इज ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया। आपको ईसीजी मिली, ईसीजी में था क्या,
इरेगुलर रिदम था। अब इरेगुलर रिदम के आपके जहन में सिर्फ दो डिफरेंशियल आने चाहिए, बी फीब और ए फीब। दोनों को डिफरेंशियल कैसे करोगे? बाय चेकिंग क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ब्रॉड हुआ तो बी फीब, नैरो हुआ तो, मुश्किल तो नहीं है। अब बात करते हैं प्रेजेंट पी वेव की। आपने इसी देखी, साइज था, नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, पी वेव चेक की, एब्सेंट थी। अगला चेक काम आपने चेक करना है, पी रेशो क्यू आर एस चेक करनी है आपने। क्या चेक करनी है? पी रेशो क्यू आर एस। क्या का मतलब है इसका? पी के बाद क्यू आर एस आ रही है ना, मतलब 1:1 है ना, ऐसे ही है ना। या तो हो सकती है 1:1, या तो हो सकती है 2:1, या तो हो सकती है 3:1। मतलब क्या? एक पी वेव है, एक क्यू आर एस है, दो पी वेव हैं, एक क्यू आर एस है, तीन पी वेव हैं, एक क्यू आर एस है। अब एक पी वेव है, एक क्यू आर एस है, तो क्या मतलब है? साइनस टैकीकार्डिया। एक ही चीज रह गई है आपके लिए, मुख्तलिफ तरीकों से फिर से समझा। अरे ये जो एक तरीके से हम कहते हैं कि वाइट डॉट कॉन्सेप्ट, ये हम आर वेव की बात कर रहे थे। क्यू आर एस। किस किस को मुश्किल लगा ये मैथ? ये आसान है। याद करने पे होगा। ईसीजी आपने चेक करनी है सबसे पहले, ठीक है ना। ईसीजी आपने चेक की, सबसे पहले क्या चेक किया था? रिदम चेक कर लिया। दूसरा आपने चेक किया रेट। इस बेस पे आप पढ़ते हैं। रेट चेक किया, कितना था? 40 था। 40 रेट था। आपने जेन में लेके आने ऑल ब्रेडियरिथमियाज, इन सब को भूल जाना, गए, ठीक है। इस पे आ जाना है ब्रेडियरिथमियाज। अगला काम आपका चेक ने क्या करना है? पी आर इंटरवल चेक करना है। पी आर इंटरवल हमने नॉर्मल कितना पढ़ा? 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर। अगर उससे बड़ा हुआ है तो क्या है आपके पास? ब्लॉक्स हैं, हार्ड ब्लॉक्स हैं। कम है तो क्या आपके पास है? WPW सिंड्रोम। अगर नॉर्मल है तो आपने चेक करना है पीपी इंटरवल, जो स्किप कर देते हैं हम, ठीक है ना। और फिर अगर पीपी इंटरवल नॉर्मल हुआ तो साइनस ब्रेडी, और पीपी इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ तो 6 साइनस सिंड्रोम। ये आपके पास 4 हैं क्या? ब्रेडियरिथमिया। बात करते हैं टैकियरिथमिया की, ठीक है। ईसीजी का रेट चेक किया, कितना मिला? 110, 120, 140, 150, ठीक है। मोर देन 100 मिला आपको। अगला काम क्या चेक करना है? क्यूआरएस साइज चेक कर लेना आपने। क्यूआरएस साइज नैरो मिला तो नैरो कम्प्लेक्स चेक कर दिया, ब्रॉड मिला तो ब्रॉड कम्प्लेक्स। अब पहले बात कर लेते हैं ब्रॉड की। ब्रॉड कम्प्लेक्स क्योंकि दो हैं आपके पास। ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया मिला, आपने चेक करनी है रिदम। रिदम रेगुलर हुआ तो वी टैक, रिदम इरेगुलर हुआ तो वी फिप। खत्म। आ जाते हैं नैरो कम्प्लेक्स पे। नैरो पे आप आया, कम्प्लेक्स देखा नैरो था। अगला काम आपने क्या चेक करना है? पी वेव। पी वेव प्रेजेंट है तो पी रेशो क्यू आर एस चेक कर लेनी है। अगर दोनों अल्टरनेट पे आ रही हैं, पी रेशो पी क्यू आर एस आ रहा है तो दिस इज व्हाट साइनस टैकी। अगर वो आ रहे हैं पी 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 क्यू आर एस, पी 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 क्यू आर एस, एटीएल फ्लटर शॉर्ट विथ पैटर्न आ रहा है, एटीएल फ्लटर हो गया, ठीक है। फिर था एब्सेंट पी वेव। पी वेव देखी, एब्सेंट थी। एब्सेंट पी वेव के दो डिफरेंशियल हैं, ए फीब और बी एसवीटी। रेगुलर रिदम एसवीटी, इरेगुलर रिदम कोई मसला। तो ईसीजी यहीं तक रखते हैं। बाकी इन पूरे 1 by 1 जितने भी हमारे पास हैं, इन सबको, जैसे हमारे पास ब्रेडियरिथमिया आ गए, टैकियरिथमिया आ गए, इनको हमने कल पढ़ना है, ठीक है ना। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जैसे एक एक को हमने पकड़ना है और एक एक की ईसीजी फाइंडिंग हमने पढ़नी है। ईसीजी फाइंडिंग हम पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ हमने इनकी क्या पढ़नी है? कॉजेज पढ़नी है और इनका ट्रीटमेंट पढ़ना है, जो आप घर से पढ़ के भी आएंगे। कल भी मैंने वैसे बोला था पढ़ के आना है, ठीक है। तो आपने ये कल ईसीजी फाइंडिंग यही है जो अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ना दोबारा, तो यही रिपीट होगा। हम पढ़ रहे होंगे क्या?
एट्रियल फ्लटर पढ़ रहे होंगे, तो एट्रियल फ्लटर में आप ईसीजी की डिस्क्रिप्शन क्या दोगे? अच्छा, एक और चीज़, जब आप ईसीजी के स्टेशन पर बैठे होते हैं ना, तो आपको होती है ईसीजी की रिफ्लेक्शन पूछी जा सकती है। मतलब ये कि आपने क्या फाइंडिंग जो दी है आपने उसको बयान करना है। जनाब, ईसीजी मिल गई है आपको वी टैग की, ठीक है। आपने अब ईसीजी की डिस्क्रिप्शन बयान करनी है। सर, दिस इज एन ईसीजी ऑफ मिस्टर अली, 25-year-old male. Mr. Ali, 25-year-old male, taken on 31st December 2025. On reviewing ECG या on checking ECG, my findings are done. This is an ECG of Mr. Ali, 25-year-old male. ECG was taken on 31st December 2025. On reviewing ECG, my findings are: Sir, heart rate is 125, QRS size is broad, rhythm is irregular. My diagnosis is: Sir, ECG just the rate is 135, QRS complexes are narrow, P wave is absent, rhythm is irregular. My diagnosis is: एक चीज़ तो ये तो साथ बतानी है, पॉजिटिव फाइंडिंग तो साथ बतानी है, पॉजिटिव फाइंडिंग बतानी है, लेकिन जो नॉर्मल फाइंडिंग है वो भी तो बतानी पड़ेंगी। नॉर्मल फाइंडिंग क्या थी जो हम पढ़ के आए थे, अब नॉर्मल फाइंडिंग क्या है? सर, दिस इज एन ईसीजी ऑफ, अब नॉर्मल ईसीजी की फाइंडिंग बताने लगा। सर, दिस इज एन ईसीजी ऑफ मिस्टर अली, 25-year-old male. ECG was taken on 31st December of 2025. On reviewing ECG, my findings are: the rate is 75 beat per minute, rhythm is regular, PR interval and QRS complex are within normal range. There is no pathological Q waves, T waves. There are no pathological T waves, Q waves, and QT interval and ST segments are normal. अगर इसमें कोई आपको पैथोलॉजी मिली, अब फर्ज करो आप, हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन देते हैं ईसीजी की, इंफीरियर वॉल एमआई की ईसीजी की डिस्क्रिप्शन देते हैं। इंट्रो करवा दिया, दिस इज एन ईसीजी ऑफ मिस्टर अली, 25-year-old male, taken on 31st December 2025. On reviewing ECG, my findings are: heart rate is 75 beat per minute, rhythm is regular, and there are ST segments elimination in lead 1 AVL V5 V6, and there are no pathological Q waves या एटसेट्रा जो भी आपको, there are no pathological T wave, ST segment and QT interval are within normal range. ये हो जाएगी आपकी ईसीजी की एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कल जब हम 1 by 1 एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको साथ साथ एक एक टॉपिक के बताता जाऊँगा कि कैसे कैसे आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। कोई सवाल ईसीजी के रिलेटेड? पीवीसीज कैसे मिलती है? पीवीसीज क्या समझ नहीं आई? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक मिनट, अच्छा एक मिनट में बताता हूँ। इसके अलावा कोई सवाल? डॉक्टर नफास साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला, आप कंफ्यूज लग रही हैं। हाँ, ये स्टेप्स याद रख लें, फिर वो चीज़ प्रैक्टिस पे होगी। आप वो वही बात है ना, सबसे पहले हमारा क्या वहाँ पे तो ईसीजी ठीक होगी। ये अगर हम बात करें ईसीजी सेटिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो एक टेक्नीशियन जो होते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो वो बिल्कुल होती है प्रैक्टिस। अब जब हमारे हाउस जब चलिए आपकी, जो हमारे हम अभी आप हाउस जब स्टार्ट करेंगे तो आप हाउस फिजिशियन या हाउस सर्जन होंगे। हम आपसे जो ऊपर होंगे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट पीजीआर जिनको बोलते हैं, वो इतनी ईसीजी देख चुके होते हैं, उनको पता होता है एक वार्ड में इनकी ईसीजी मशीन का पता ही है कि यार ये किस तरीके से रिकॉर्ड करेगी, मुझे उस तरीके से इसको देखना है। लेकिन जब आपको उन्होंने एग्जाम वालों ने भी कोई रियल ईसीजी नहीं देनी, यही गूगल से उठा के आपको एक प्रिंट करवा के देंगे और गूगल पे आपको ईसीजीज ठीक मिलती हैं। स्टेप्स को याद रखने इधर एक्सरेज रियल भी हो सकते हैं गूगल, अब जो गूगल पे हैं वो भी तो रियल ही हैं। हार्ड कॉपी
हार्ड कॉपी होगी, एक पेज होगा ब्लैक एंड वाइट होगी, एक और ये भी बता दूं आपको, एक जो कलरफुल प्रिंट होगा ना वो भी नहीं मिलेगा। और जो वो स्पेशली एक्सरे तो पिक हो जाएगा, ईसीजी पिक हो जाएगी, मसला आ जाता है आपका डर्मा में, ठीक है ना। डर्मा में क्योंकि आपको स्पेशली क्या चाहिए, एक विजुअल चाहिए, कलर प्रिंटेड चाहिए। उधर क्या होता है, एक ब्लैक एंड वाइट की पिक्चर होती है और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आपने उसके जवाब देने होते हैं, लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो वो वैसे भी केस लिखा होता है, केस के हिसाब से भी आप सोच सकते हो। क्या डॉक्टर फारूक आप कुछ बताएं, आप क्या पूछ रहे थे? डिजीज का मैं पूछ रहा था। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, ऊंचा बोलो यार। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह मिलेंगे हमें? हाँ, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, वो ईसीजी जब हम कल पढ़ेंगे ना डिस्क्रिप्शन बताएंगे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको ना एक पेज भेज रहा हूँ, उस एक इस सारे मैप को याद रख के और वो एक पेज को, ठीक है ना, आपकी ईसीजी इतनी बेहतरीन हो जाएगी। मोबाइल उधर है तो आप कहेंगे कि क्या बात है, ठीक है ना। वो मैं आपको शाम को भेजता हूँ, बल्कि इधर ही अभी बैठ के डिस्कस करते हैं। नहीं, वो एक और चीज़ थी, वो आपको मैंने एक्सिस के हवाले से भेजी थी, ठीक है। तो ईसीजी यहीं तक रखते हैं। तो